स्पॉन्सर्ड बाय खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। भारत 1991 से 1 जुलाई के रोज डॉक्टर्स डे मनाता आ रहा है। अब तक ये दिन मेडिकल कॉलेजों में होने वाले सेमिनारों में सिमट जाता था, लेकिन महामारी की 2 लहरों में जिस तरह मेडिकल कम्युनिटी ने अपनी जान की कीमत पर भी उम्मीद का दिया जलाकर रखा, देश कृतज्ञ है, उनकी खुशी में शामिल हो रहा है। एक दिन पहले से ही समाचार चैनलों ने खोजकर बताना शुरू कर दिया था कि डॉक्टर्स डे क्यों मनाया जाता है, क्या महत्व है। साथ ही ये खबर भी नत्थी थी कि प्रधानमंत्री इस दिन देश के डॉक्टर्स से बात करेंगे। तो आज के दिन की बड़ी खबर डॉक्टर्स के नाम रहेगी। प्रधानमंत्री ने उनसे क्या कहा ये भी जानेंगे, और ये भी कि ये डॉक्टर प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से और हमसे और आपसे क्या चाहते हैं। इसके साथ साथ आज सीए डे भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का दिन। तो उन युवाओं की बात करेंगे जो सीए बनना चाहते हैं। साथ में होगी बात गुलशन कुमार मर्डर केस की, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। लेकिन सबसे पहले दिन का वीडियो। अभी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, लेकिन आप इस वीडियो को यूपी विधानसभा चुनाव की आधिकारिक अधिसूचना जैसा मानकर काम चला सकते हैं। चुनाव की आहट इससे ज्यादा कौन सी बात दे सकती है कि एक मंदिर की दीवार पर लगी दानदाता के नाम की पट्टी को सिर्फ इसलिए तोड़ दिया गया कि दान देने वाला मुस्लिम था। अलीगढ़ में इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार शिवम सारस्वत की रिपोर्ट बताती है कि 28 जून को सपा नेता सलमान शाहिद ने लोधा थाना क्षेत्र में स्थित प्राचीन सिद्धपीठ खेरेश्वर धाम में एक वाटर कूलर दान दिया। जैसा अमूमन होता है, दीवार पर अपना नाम दानदाता के रूप में लिखवाकर शिला पट्टिका लगवाई। अब टूट चुकी ये पट्टिका बताती थी कि वाटर कूलर का लोकार्पण स्वामी पूर्णानंद जी महाराज के कर कमलों द्वारा हुआ। इसका मतलब इस कार्यक्रम में दोनों धर्मों के लोग शामिल थे। ये किसी मंदिर पर किसी मुसलमान का हमला नहीं था, दान था जिसका महत्व हिंदू और मुस्लिम दोनों मानते हैं। फिर भी खुद को हिंदू धर्म का ठेकेदार मानने वाले चंद लोगों ने इस पट्टी को तोड़ दिया। आमतौर पर इन घटनाओं को फ्रिंज एलिमेंट्स की हरकत कहकर खारिज कर दिया जाता है, लेकिन अब इस तोड़फोड़ के समर्थन में उतरे लोगों और संगठनों के नाम सुनिए। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परिवार का हिस्सा हैं। विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई है बजरंग दल। अलीगढ़ वाली घटना के बाद बजरंग दल के सह मंत्री करण चौधरी ने जो कहा, उसे सुनकर आप विचार में पड़ जाएंगे। प्याऊ लगा हुआ था, किसने दान किया था पहले आरओ वो नहीं लिखा था, और आज ये किसी ने मुस्लिम व्यक्ति ने किसी ने दान कर दिया, तो इन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ा बोर्ड लगा दिया, जो कि हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बिल्कुल गलत है। मैं कहता हूँ हमारे हिंदू में ये सबसे बड़ी बहुत बड़ी गलती है कि हम मंदिर पे मुसलमानों को आमंत्रित कर रहे हैं। इस तरीके से वो धीरे धीरे हमारे मंदिरों पर घुस रहे हैं। मैं कहता हूँ अगर ये इसी तरीके से प्याऊ मैं दूंगा आगे से, मुसलमान पर लगवाएं तो सही, अपने उस पर मस्जिद पर लगवाएं। मैं कहता हूँ इन्होंने 10,000 का दिया है, मैं 20,000 का देने का हकदार हूँ, मैं 20,000 दूंगा। अगर झंडी लगवाएं मस्जिद पे, तो अगर मैं भगवा कलर लगवाएं झंडी, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो, और नहीं तो इस तरह की बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करी जाएगी एक्टिविटीज। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मुकेश लोधी की बात भी कुछ इसी तरह की है। अलीगढ़ जिले के अंदर समाजवादी पार्टी के मुस्लिम समाज के लोगों ने एक वाटर कूलर लगाकर और अपनी वहाँ पर पट्टिका लगाकर अपनी मानसिकता का साफ परिचय दिया है। इन लोगों ने ये दिखाया है कि हम लोगों के बीच में ये पहले तो हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करते हैं, फिर उसके बाद इनके चंद लोग आकर हमारे बीच में अपना दान भाव दिखाते हैं। विधानसभा के चुनाव को देखते हुए जिस प्रकार की ये लोग साजिश रच रहे हैं, हम लोगों के बीच में भाईचारा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग हमारे मकसद में कामयाब नहीं होंगे। इन दोनों बयानों को सुनकर आप समझ गए होंगे कि अलीगढ़ में चल क्या रहा है और बात किस दिशा की तरफ मोड़ी जा रही है। चूंकि सपा नेता के नाम की पट्टी तोड़ी गई, तो आपको सपा की प्रतिक्रिया भी सुना देते हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान सब लोग मिलकर के रहते हैं, और मैं समझता हूँ कि मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि एक हिंदू धर्म स्थान पर किसी मुसलमान ने पीने के पानी का इंतज़ाम किया है। पिछले हमारे सदियों से हमारे बुज़ुर्गों ने तालाब खुदवाए, कुएँ खुदवाए, प्याऊ लगवाई, तो ये सोच के नहीं लगवाई कि इस पर कोई हिंदू पानी पिएगा या मुसलमान पानी पिएगा, या गरीब पानी पिएगा या अमीर पानी पिएगा, उसमें सब लोग पानी पिएंगे। मैं तो कहूँगा कि जो लोग आज विरोध कर रहे हैं उनमें इतना हौसला होना चाहिए, उनमें ऐसी भावना होनी चाहिए कि वो किसी मुसलमान मस्जिद पे जाकर के, ईदगाह पे जाकर के ठंडे पानी के कूलर का इंतजाम कर दें, तो इस संस्कृति को बढ़ावा मिले।
ये पूछा जा सकता है कि अगर चुनाव करीब ना होते तो क्या नेताजी मंदिर में कूलर दान करके पट्टी लगवाते, लेकिन फिर ये सवाल भी पूछा जाएगा कि अगर नेताजी के नाम से ये ना पता चलता कि वो मुस्लिम हैं, तब भी क्या ये पट्टी तोड़ी जाती और बजरंग दल और भाजपा इस तोड़फोड़ के समर्थन में उतरते। यहाँ बात बिलाशक राजनीति से शुरू हुई थी, लेकिन राजनीति की काट राजनीति होती है, धार्मिक उन्माद और नफरत नहीं। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। सबसे पहले कोरोना संक्रमण के आंकड़े। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में नए मामले आए 48,786, ठीक हुए मरीजों की संख्या 61,588 और मौत का आंकड़ा 1005 आंकड़े हो गए। अब कोरोना से जुड़ी आगे की बात। कायदे से होना ये चाहिए था कि इस महामारी से जुड़ा कोई भी फैसला इस आधार पर सही या गलत बताया जाता कि उसका वैज्ञानिक आधार मौजूद है या नहीं। लेकिन अगर दुनिया इतने सरल साइंटिफिक नियमों पर चलती तो कोई आफत आती ही क्यों। कम से कम टीकों को लेकर भारत और पश्चिम के देशों के बीच चल रही खींचतान यही बताती है। हम जानते हैं कि भारत के नागरिकों को महामारी के दौरान विदेश जाने में काफ़ी समस्याएं आ रही थी। विदेश यात्रा वैसे भी कई सारे नियमों और शर्तों से बंधी होती है। महामारी ने इसे और जटिल बना दिया। मिसालन RT-PCR रिपोर्ट अनिवार्य होने की बाध्यता। टीकों के आने के बाद दुनिया के दूसरे हिस्सों में हालात सुधरे और टूरिज्म शुरू हुआ, लेकिन भारतीयों की समस्या दूर नहीं हुई क्योंकि कोवैक्सीन को WHO से मान्यता नहीं मिली थी और यूरोप के ज़्यादातर देश तो कोविशील्ड से भी संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में 30 जून को विदेश मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर आती है कि भारत ने यूरोपियन यूनियन के देशों से कहा है कि अगर वो कोवैक्सीन और कोविशील्ड को ग्रीन पास का हिस्सा नहीं बनाते हैं तो भारत में भी यूरोपियन यूनियन से आने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया जाएगा। अब तक ये हो रहा था कि भारत से यूरोप जाने वाले यात्रियों को वहां पहुंचकर अपने खर्च पर अनिवार्य रूप से क्वारंटीन में रहना पड़ता था, चाहे टीका लगवाया हो, क्योंकि यूरोप जाने के लिए ज़रूरी EU डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट या ग्रीन पास कोवैक्सीन या कोविशील्ड लगवाने वालों को नहीं मिल रहा था। EU डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट वाले लोगों को यूरोपियन यूनियन में कोरोना प्रतिबंधों से छूट मिलती है, लेकिन ये सर्टिफिकेट तभी मिलता है जब आप यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी से मान्यता प्राप्त टीका लगवाएं। इसके बाद 1 जुलाई को सूत्रों के हवाले से खबर आती है कि 9 यूरोपियन देशों ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए कोविशील्ड के टीके को मान्यता दे दी है। कौन से देश हैं ये? ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवेनिया, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड, स्पेन और स्विट्जरलैंड। एस्टोनिया ने कहा है कि वो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सभी टीकों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए मान्यता देगा। यानी एस्टोनिया जाने के लिए आप कोवैक्सीन लगवा कर भी जा सकते हैं। स्विट्जरलैंड को छोड़कर ये सारे देश यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं। ये घटनाक्रम बताता है कि डंडा फटकारने से काम सिर्फ भारत में ही नहीं यूरोप में भी बन जाता है, वरना एक दिन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि जिन टीकों को लेकर यूरोप के मन में शंका थी वो अचानक सुरक्षित लगने लगे। डंडा फटकारने के अलावा काम बनाने का दूसरा तरीका है लूप होल। ऐसा नहीं है कि यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी से मान्यता प्राप्त टीका लगवाए बिना आप यूरोप जा ही नहीं सकते। EU के भीतर देश 2 और तरह के टीके लगवाने वालों को अपनी सीमाओं में सीधा प्रवेश दे सकते हैं। WHO से मान्यता प्राप्त टीके या ऐसे टीके जिन्हें किसी देश ने राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी हो। भारत के पास ऐसे 2 टीके हैं। कोविशील्ड को WHO से मान्यता मिली हुई है और कोवैक्सीन को भारत के अलावा कुछ और देशों की सरकारों ने मान्यता दी है। नियमों में इसी छूट के संदर्भ में भारत ने यूरोप के देशों के सामने अपनी मांग रखी थी। ये भी कहा था कि EU के सदस्य देश कोविन पोर्टल पर जाकर टीके के प्रमाण पत्र का सत्यापन कर सकते हैं। भारत के नागरिक आरोग्य सेतु ऐप से अपने पासपोर्ट को अपने वैक्सीनेशन स्टेटस से लिंक कर सकते हैं और जब यूरोप के देशों की तरफ से आधिकारिक ऐलान और विस्तृत गाइडलाइंस आ जाएंगी तो बेधड़क यूरोप भी जा सकते हैं, बशर्ते उन्होंने टीका लगवाया हो। इस सब जानकारी के बाद आता है लाख टके का सवाल कि बाहर जाने के लिए सिंगल डोज से काम चलेगा या दोनों लगवानी होगी, क्योंकि भारत में दूसरी डोज का अंतर बहुत ज़्यादा है। हमने यूरोपियन कमीशन की वेबसाइट पर EU डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट वाले सेक्शन पर जाकर देखा तो मालूम चला कि आप जिस देश में जाना चाहते हैं वो देश ये तय करता है कि एक खुराक से काम चलेगा या दोनों अनिवार्य है। तो आपको यात्रा की योजना बनाने से पहले संबंधित देश के नियमों को अच्छी तरह से जाँचना ज़रूरी है। इस खबर से आगे बढ़ने से पहले एक और सवाल का जवाब देना ज़रूरी है। आपने भी ये सोचा होगा कि कोविशील्ड तो ब्रिटिश टीका है और ब्रिटेन में यही टीका लग रहा है, तो क्या ब्रिटिश नागरिक भी भारतीयों की तरह EU के देशों में नहीं जा पा रहे थे? जवाब है नहीं। दरअसल टीका बनाया है एस्ट्राजेनेका ऑक्सफर्ड ने मिलकर और उसकी 2 किस्में हैं, वैक्सजेवरिया और कोविशील्ड। वैक्सजेवरिया ब्रिटेन के अलावा EU के भी कुछ देशों में बन रहा है और इसे यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी से मान्यता मिली है, लेकिन कोविशील्ड को ये मान्यता नहीं मिली थी, इसलिए लगभग एक जैसा टीका लगवा कर भी भारतीय नागरिकों को ब्रिटिश नागरिकों की तरह ग्रीन पास नहीं मिल रहा था।
इस सबसे उन छात्रों को खास तौर पर दिक्कत हो रही थी जो आगे की पढ़ाई के लिए यूरोप जाना चाहते थे, लेकिन उनके पास ऐसा करने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि यूरोप में 2 हफ्ते अपने बूते क्वारंटीन का खर्च उठाना हर किसी के वश का नहीं है। और फिर कुछ देश तो क्वारंटीन के साथ भी प्रवेश नहीं दे रहे थे। इन सारी बातों को एक और संदर्भ में देखना जरूरी है। भारत में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के चलते आई दूसरी लहर में मचे हाहाकार ने हमारे हेल्थ सिस्टम पर दुनिया का भरोसा लगभग खत्म कर दिया था। फिर भारत ने टीकाकरण को बहुत बाद में जाकर गंभीरता से लिया, और जब लिया तो टीके कम पड़ गए। इसलिए अपने टीकाकरण कार्यक्रम में दुनिया का भरोसा जगाने में भारत को वक्त लगा और कूटनीति की जरूरत पड़ी। हम पर यह गैर जरूरी लगने वाली सख्ती इसलिए भी थी क्योंकि ढेर सारे भारतीय नागरिक फर्जी RT-PCR सर्टिफिकेट लेकर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में चढ़ रहे थे। इसलिए कई देशों ने अनौपचारिक रूप से नियम सा बना दिया कि भारत से आने वालों को क्वारंटीन करना ही है। अगर आपका कोई दोस्त ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में रहता है तो वो इस बात की तस्दीक कर देगा। खैर, अब यूरोप जाने वालों की राह कुछ आसान हुई है। टीकाकरण के मोर्चे से एक और अच्छी खबर आई है। भारतीय दवा निर्माता जाइडस कैडिला ने अपने कोरोना टीके के आपात इस्तेमाल की अनुमति के लिए आवेदन दिया है। इस टीके का नाम है जायकोव-डी। कंपनी ने कहा कि वो सालाना 12 करोड़ खुराकों का उत्पादन करना चाहती है। नए टीके आना बेशक अच्छी बात है, लेकिन जो टीके पहले से उपलब्ध हों उनकी निर्बाध सप्लाई अभी भी पूरी तरह सुनिश्चित नहीं हो सकी है। आज ओडिशा को अपने 16 जिलों में टीकाकरण को स्थगित करना पड़ा क्योंकि पर्याप्त संख्या में खुराक नहीं पहुंची। तमिलनाडु और झारखंड के साथ ओडिशा भी उन राज्यों में है जिन्होंने निजी अस्पतालों को 25% टीकों के आवंटन को कम करने की मांग की है। राज्यों का तर्क है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास मौजूदा टीकों का स्टॉक खत्म नहीं हुआ और कुल टीकाकरण में उनकी भूमिका बहुत छोटी है। फिर देहाती इलाकों में प्राइवेट हॉस्पिटल या तो है नहीं या उनकी वैक्सीनेशन में दिलचस्पी नहीं। ऐसे में प्राइवेट कोटा घटाकर राज्यों को ज़्यादा टीके दिए जाने चाहिए ताकि वो तीसरी लहर से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीका लगा सकें। दूसरी सुर्खी बनाई म्यूजिक कंपनी टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार की हत्या के मामले में आए फैसले ने। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही मानते हुए दोषी अब्दुल रऊफ दाऊद मर्चेंट की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी है। गुलशन कुमार की हत्या 1997 में हुई थी और अप्रैल 2002 में ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुनाया था जिसमें अब्दुल रऊफ मर्चेंट को उम्र कैद की सजा हुई थी। आज फैसला सुनाते हुए जस्टिस S.S. जाधव और जस्टिस N.R. बोरकर की बेंच ने कहा कि अब्दुल रऊफ का आपराधिक इतिहास रहा है। जब उसे पैरोल पर छोड़ा गया तो वो वापस आने की बजाय फरार हो गया, इसलिए वो किसी तरह की माफ़ी का हकदार नहीं माना जाएगा। मर्चेंट को उसकी मां की बीमारी के चलते 2009 में पैरोल पर छोड़ा गया था, लेकिन वो पुलिस से बचकर बांग्लादेश भाग गया था। वहां बांग्लादेश पुलिस ने उसे फर्जी पासपोर्ट मामले में गिरफ्तार किया और 2016 में बांग्लादेश से डिपोर्ट कर इंडिया लाया गया। इस मामले में निचली अदालत ने अब्दुल रऊफ के भाई अब्दुल रशीद मर्चेंट को बरी कर दिया था। इसे महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अदालत ने महाराष्ट्र सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए अब्दुल रशीद मर्चेंट को भी उम्र कैद की सजा सुनाई। गुलशन कुमार हत्याकांड 12 अगस्त 1997 को मुंबई के साउथ अंधेरी इलाके में मंदिर के बाहर गुलशन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वो पूजा करने के लिए जा रहे थे, तभी 3 हमलावरों ने उन पर फायरिंग शुरू की। कुल 16 गोलियां उनके शरीर पर दागी गईं। 90 के दशक का ये वो दौर था जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड का दबदबा था। गुलशन कुमार की हत्या की जांच में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम का नाम आया था। अबू सलेम ने गुलशन कुमार से 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। गुलशन कुमार ने मना करते हुए कहा कि इतने रुपए आपको देने के बजाय मैं इससे वैष्णो देवी में भंडारा करवाऊंगा। इस बात से नाराज सलेम ने गुलशन कुमार को मरवा दिया। अबू सलेम दाऊद के लिए काम करता था, लेकिन ये बात सिर्फ एक धमकी को अनदेखा करने की नहीं थी। इस मामले में म्यूजिक कंपोजर नदीम अख्तर सैफी का नाम भी आया। सैफी 1997 से ही ब्रिटेन में है। इसी साल टिप्स कैसेट्स के रमेश तौरानी पर भी हत्या में शामिल होने का आरोप लगा था, लेकिन तौरानी को निचली अदालत ने बरी कर दिया था और ये फैसला हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा। आखिरी सुर्खी असम से। सामाजिक कार्यकर्ता, आंदोलनकारी और अब विधायक अखिल गोगोई को NIA अदालत ने सभी आरोपों से बरी कर दिया है। असम में नागरिकता संशोधन कानून का भारी विरोध हुआ था। अखिल ने इन प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था और अखिल इस फैसले के वक्त जेल में नहीं थे, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में थे जहां उनका भी इलाज चल रहा था। अखिल ने असम चुनाव से पहले रायजोड़ दल नाम से पार्टी बनाई और चुनाव लड़ा, लेकिन वो अपनी पार्टी से जीतने वाले इकलौते उम्मीदवार थे। NIA ने अखिल पर राजद्रोह और UAPA की धाराओं में आरोप लगाए, लेकिन अदालत में साबित नहीं हो पाए। एजेंसियों का दावा था कि अखिल प्रतिबंधित संगठन भारतीय कम्युनिस्ट माओवादी से जुड़े हुए हैं। इसे लेकर उन पर असम के अलग अलग हिस्सों में मुकदमे दर्ज हुए। वो एक मुकदमे में रिहा होते तो दूसरे में पकड़ लिए जाते।
असम में टिप्पणीकारों ने अखिल की कैद को असम चुनाव से जोड़कर देखा था और कहा था कि अखिल चुनाव खत्म होने से पहले बाहर नहीं आएंगे, लेकिन अब अखिल एक विधायक हैं और असम सरकार उनके मामले को ज्यादा तूल देने के मूड में नहीं दिखती। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं बड़ी खबर की तरफ। आज देश में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया। जैसा कि किसी भी डे के साथ होता है, इस दिन डॉक्टर्स के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी जाती हैं, कोट्स लगाए जाते हैं। सरकारी कार्यक्रमों में नेता आकर डॉक्टर्स के योगदान पर लंबा भाषण देते हैं। हर साल एक दिन के लिए रस्म होती है, लेकिन बाकी दिन डॉक्टर्स को लेकर किस तरह की खबरें आती हैं, अलग अलग राज्यों से हड़ताल की खबरें, सरकार मांग नहीं मानती तो इस्तीफे की खबरें, या फिर वो वीडियो आते हैं जिसमें डॉक्टर्स को मरीज के परिजन पीटते दिखते हैं, या फिर ऐसी खबरें जब किसी अस्पताल का डॉक्टर खुदकुशी कर लेता है, या मेडिसिन की पढ़ाई वाले संस्थान में कोई सुसाइड करता है, या फिर ये शिकायत कि जो अच्छे डॉक्टर हैं वो विदेश क्यों चले जाते हैं, क्यों देश के संस्थानों में उन्हें अच्छी तनख्वाह, अच्छे संसाधन और लाल फीताशाही से मुक्ति नहीं मिलती। हमारे देश में डॉक्टर का पेशा बहुत अच्छा माना जाता है। सम्मान और कमाई वाले पैमानों पर डॉक्टरी के ऊंचे अंक हैं, लेकिन फिर हमें वो स्टडी मिलती है जिसमें 30% डॉक्टर्स के डिप्रेशन से गुजरने की बात आती है। 17% डॉक्टर्स ऐसे जिनके मन में जिंदगी खत्म करने का विचार आता है, यानी सुसाइडल टेंडेंसी। 80% डॉक्टर ऐसे जो पढ़ाई के दौरान या करियर की शुरुआत के दौरान अपने भविष्य को लेकर नकारात्मकता से घिरे रहते हैं। इस तरह के तथ्य द इंडियन जर्नल ऑफ साइकियाट्री ने 2 साल पहले अपनी स्टडी में दिए थे। तो डॉक्टर्स मानसिक परेशानी में क्यों रहते हैं, क्यों उनको हर 2 महीने में हड़ताल करनी पड़ती है, सड़क पर बैठना पड़ता है। डॉक्टर्स डे के इस मुकद्दस मौके पर हम आज डॉक्टर्स की समस्याओं पर बात करके समझेंगे, क्योंकि तभी हम बधाई के हकदार होंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि डॉक्टर्स डे मनाया क्यों जाता है। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाने की शुरुआत भारत सरकार ने 1991 में की। डॉक्टर बिधान चंद्र राय की याद में उनके जन्मदिन पर 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। बिधान चंद्र राय राजनीति के छात्र रहे, पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री के अलावा डॉक्टर बीसी रॉय को एक महान चिकित्सक के तौर पर भी जाना जाता है। साइंस बेस्ड मेडिकल केयर को बढ़ावा देने में उनका योगदान अहम है। उन्होंने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया, कई अस्पतालों की नींव रखी, जिसमें जादवपुर का टीबी अस्पताल, कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल, चितरंजन कैंसर अस्पताल जैसे नाम हैं। वो महात्मा गांधी के भी फिजिशियन रहे थे और इन सब बातों के आलोक में 1991 में उनके जन्मदिन पर 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाने की शुरुआत हुई। संयोग की बात है कि डॉक्टर राय ने दुनिया भी 1 जुलाई को ही छोड़ी थी। डॉक्टर्स डे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के डॉक्टर्स को संबोधित किया। सुनिए। डॉक्टर बीसी रॉय जी की स्मृति में मनाया जाने वाला ये दिन हमारे डॉक्टर्स के, हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी के उच्चतम आदर्शों का प्रतीक है। खास तौर पर पिछले 1.5 साल में हमारे डॉक्टर्स ने जिस तरह देशवासियों की सेवा की है, वो अपने आप में एक मिसाल है। मैं 130 करोड़ देशवासियों की ओर से देश के सभी डॉक्टर्स को धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। साथियों, डॉक्टर्स को ईश्वर का दूसरा रूप कहा जाता है, और वो ऐसे ही नहीं कहा जाता। कितने ही लोग ऐसे होंगे जिनका जीवन किसी संकट में पड़ा होगा, किसी बीमारी या दुर्घटना का शिकार हुआ होगा, या फिर कई बार हमें ऐसा लगने लगता है कि क्या हम किसी हमारे अपने को खो देंगे। लेकिन हमारे डॉक्टर्स ऐसे मौकों पर किसी देवदूत की तरह जीवन की दिशा बदल देते हैं, हमें एक नया जीवन दे देते हैं। साथियों, आज जब देश कोरोना से इतनी बड़ी जंग लड़ रहा है, तो डॉक्टर्स ने दिन रात मेहनत करके लाखों लोगों का जीवन बचाया है। ये पुण्य कार्य करते हुए देश के कई डॉक्टर्स ने अपना जीवन भी न्यौछावर कर दिया। मैं जीवन आहूत करने वाले इन सभी डॉक्टर्स को
अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। तो प्रधानमंत्री ने थोड़ी डॉक्टर्स की तारीफ की और थोड़ी अपनी सरकार की। उन्होंने कोरोना से लाखों लोगों की जान बचाने के लिए डॉक्टर्स का आभार जताया, लेकिन ये नहीं बताया कि कोरोना के दौरान जिन डॉक्टर्स की मौत हुई उनके लिए सरकार ने क्या किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक सिर्फ दूसरी लहर के दौरान 798 डॉक्टर्स की कोरोना से मौत हुई। सरकार ये आंकड़ा मानती भी है या नहीं, इस पर संदेह है। हमने पिछले साल देखा कि डॉक्टर्स को पीपीई किट तक पर्याप्त नहीं मिल रहे थे। वीडियो वायरल कर डॉक्टर्स को अपनी मांग उठानी पड़ रही थी। जब सरकार कोरोना वॉरियर्स कहकर डॉक्टर्स पर फूल बरसाने का इंतजाम कर रही थी, तब भी डॉक्टर्स को अपनी मांगों के लिए हड़ताल करनी पड़ रही थी। और ये सिलसिला देश के किसी न किसी राज्य में पूरे साल चलता रहता है। अगर हम देश में डॉक्टर्स की हड़ताल की बड़ी वजहें गिने तो 2-3 कारण प्रमुख हैं, जैसे वेतन बढ़ाने की मांग या डॉक्टर्स के साथ मारपीट के विरोध में हड़ताल। एक जनरल पब्लिक परसेप्शन ये होता है कि डॉक्टर्स को बहुत अच्छा पैसा मिलता होगा, लेकिन अच्छा कमाने वालों में डॉक्टर्स का थोड़ा हिस्सा ही है। रेजिडेंट डॉक्टर्स का स्टाइपेंड या एमबीबीएस इंटर्न्स का स्टाइपेंड बहुत कम होता है। उत्तराखंड का उदाहरण लेते हैं। उत्तराखंड के एमबीबीएस इंटर्न्स को 2011 में 250 रुपये रोज के हिसाब से स्टाइपेंड मिलता था, यानी महीने का 7,500 रुपये। 10 साल बीत गए, 2021 चल रहा है, दुनिया कितनी बदल गई, लेकिन एमबीबीएस इंटर्न्स का स्टाइपेंड ज्यों का त्यों है। 10 साल पहले जितना मिलता था आज भी वही मिलता है। और यही वजह है कि उत्तराखंड के तीनों मेडिकल कॉलेजों के इंटर्न डॉक्टर स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एमबीबीएस की 4.5 साल की पढ़ाई के बाद 1 साल इंटर्नशिप जरूरी होती है। उत्तराखंड में 3 मेडिकल कॉलेज हैं, दून मेडिकल कॉलेज देहरादून, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर। इन तीनों कॉलेज के सभी 340 एमबीबीएस इंटर्न स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं वहां के इंटर्न्स को 23,500 रुपये स्टाइपेंड मिलता है, एम्स में 28,000 मिलता है। हिमाचल प्रदेश जो उत्तराखंड की तरह पहाड़ी राज्य है, वहाँ भी 17,000 रुपये एमबीबीएस इंटर्न्स को मिलता है, पर उत्तराखंड में केवल 7,500 रुपये। इसी तरह का प्रदर्शन पिछले दिनों मध्य प्रदेश में हुआ था, जहां रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपना स्टाइपेंड बढ़वाने के लिए लंबा प्रदर्शन किया। एमबीबीएस से आगे की पढ़ाई कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अस्पतालों में उनसे 12-12 घंटे काम लिया जाता है और मेहनताना रेगुलर डॉक्टर्स से बहुत कम। अब दूसरे बिंदु पर चलते हैं, डॉक्टर्स के साथ मारपीट। आईएमए की सर्वे के मुताबिक 75% डॉक्टरों ने कभी न कभी प्रैक्टिस के दौरान हिंसा का सामना किया, फिर चाहे वो गाली गलौज हो, धक्का मुक्की या फिर मानसिक प्रताड़ना। सर्वे ये भी कहते हैं कि 62.8% डॉक्टर ऐसे हैं जो अपने मरीजों को अटेंड करने में हिंसा का डर महसूस करते हैं जब ऐसा करते हैं। 57.7% ऐसे हैं जो प्राइवेट सिक्योरिटी हायर करने के बारे में सोचते हैं। इन सर्वे वाले आंकड़ों के अलावा भी हमारे पास डॉक्टर्स की पिटाई वाले वीडियो आते हैं। इन समस्याओं को लेकर डॉक्टर्स के लिए क्या उपाय होने चाहिए, हमने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राजन शर्मा से बात की। वी आर द अनसंग हीरोज। और फिर हम कोई डॉक्टर नहीं चाहेगा कि किसी की मृत्यु हो, और अगर आप ठीक होंगे तो आप मेरा यश ही गाएंगे। परंतु जब ये हिंसा समाज की तरफ से डॉक्टरों के ऊपर लादी जाती है, अस्पताल तोड़ दिए जाते हैं, डॉक्टरों को पीटा जाता है, कई बार घातक हमले किए जाते हैं, ये घोर चिंता का विषय है। और यही हम इतने सालों से इसके बारे में विरोध करते आ रहे हैं। और तभी पिछले साल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अमित शाह जी ने एक ऑर्डिनेंस दिया। बट हम एक बिल चाहते हैं कि जिसमें समाज को समझना चाहिए कि हमारे ऊपर हिंसा करके उनका कुछ भला नहीं होने वाला। हमारे खिलाफ अगर आपको कोई भी रोष है, आप हमारे लिए पुलिस थाने में जा सकते हैं, डीएम के पास जा सकते हैं, एसपी के पास जा सकते हैं, कोर्ट में केस कर सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में केस कर सकते हैं। अब आते हैं डॉक्टर्स की कमी पर। देश में कितने डॉक्टर्स हैं, इसके बारे में फरवरी 2020 में सरकार ने लोकसभा में जानकारी दी थी। अपने जवाब में सरकार ने सितंबर 2019 तक के आंकड़े बताया कि देश में 12,01,354 एलोपैथिक डॉक्टर हैं। अगर इनमें से 80% की उपलब्धता माने तो देश में 9,61,000 डॉक्टर हैं। देश की आबादी 135 करोड़ मान लें तो 1,404 लोगों पर एक एलोपैथी का डॉक्टर, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पैमानों के हिसाब से 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। यानी देश में डॉक्टर्स की कमी है। इसमें राज्यों की स्थिति भी अलग है। दक्षिण भारत के राज्यों में स्थिति बेहतर है तो यूपी बिहार में डॉक्टर्स की भारी कमी। छोटे से राज्य केरल में 60,000 डॉक्टर, लेकिन बड़े से राज्य बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से कितना बड़ा है आपको पता है?
44,000, तो केरल में 60,000, बिहार में 44,000 डॉक्टर। एक्सपर्ट डॉक्टर्स की और भी ज्यादा कमी है। हाल में स्वास्थ्य मंत्रालय ने गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं की रिपोर्ट जारी की। इसके मुताबिक देश के ग्रामीण इलाकों में कुल 5,183 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और इसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की 76% कमी है। पूरे देश में ग्रामीण इलाकों में अगर 100 महिला रोग विशेषज्ञों की जरूरत है तो 30 उपलब्ध हैं, 70% सीटें खाली हैं। तो ग्रामीण इलाकों में काम कर रहे डॉक्टर्स के लिए चुनौती बढ़ जाती है। कम संसाधन, ज्यादा डिलीवरी। और किस तरह की दिक्कत होती है गाँव में, हमने डॉक्टर से सुना। विशेषज्ञ सेवाएं जो हैं, विशेषज्ञ जो डॉक्टर्स हैं वो लगभग 90% तक अर्बन एरिया में। तो ये जो असमानता है, इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि मैं 7 साल से ग्रामीण एरिया में कार्यरत हूँ। मेरा अनुभव ये है कि कहीं ना कहीं, चाहे वो चिकित्सक हो, चाहे वो कोई भी तरह का हेल्थ केयर वर्कर हो, उसके सामने एक बड़ा मुद्दा है जो मैं पर्सनली भी अनुभव करता हूँ और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यही विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें चिकित्सक और उसके सहकर्मी असुरक्षित महसूस करते हैं, इनसिक्योरिटी। क्योंकि हमें पता है एक चिकित्सक होने के नाते हमें मरीज के साथ डील करना होता है, एक उसके परिजन या जो भीड़ है उसके इमोशंस को भी डील करना होता है, और कभी कभार ये जो इमोशंस हैं ये वायलेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसी तरह के काफ़ी सारे मुद्दे जो हैं ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत एक चिकित्सक को फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो असहज महसूस करता है और एक खुले वातावरण में वो काम नहीं कर पाता है। और इसी वजह से बहुत से लोग तो ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करते हैं, वो या तो ग्रामीण की तरफ अपना रुख नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो जल्दी ही वो ग्रामीण सेवा से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। तो अगर डॉक्टर्स डे पे सरकार को वाकई आभार जताना है तो क्या ऐलान होने चाहिए? कुछ और डॉक्टर्स की राय सुनिए। बड़ा इशू तो ये है कि आज तक हेल्थ केयर की इतनी बड़ी अनदेखी की गई है कि सरकार ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई पैसा खर्च किया ही नहीं। 1.8% से भी कम जीडीपी पे कहा, जो कि आज प्रधानमंत्री जी ने भी माना कि पिछली सरकारों में ये नहीं हुआ, और हम 50,000 करोड़ का एक इंसेंटिवाइज कर रहे हैं हेल्थ केयर की इन्वेस्टमेंट में, और हम इतने एम्स खोलने जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा सराहनीय कदम है। परंतु सबसे बड़ी जो समस्या है, जब तक हम, अब देखिए हमें कहीं जाना है तो हमें सड़कें चाहिए ना, जिन पे गाड़ियां चलेंगी। अब गांव-गांव में जाएंगे, वहां पे पीएचसी में सिर्फ बिल्डिंग बनाने से तो काम नहीं चलता। डॉक्टर चला भी जाएगा वहां पर तो उसके लिए कोई लेबोरेटरी नहीं है, कोई एक्सरे मशीन नहीं है, बाकी सुविधाएं नहीं है, रहने की जगह नहीं है। तो डॉक्टर अकेला वहां जाके क्या करे? हमारे को जिस दिन एक बच्चा या डॉक्टर का बच्चा डिसाइड कर लेता है कि मैंने डॉक्टर बनना है, वो 8वीं क्लास से अपना सामाजिक जीवन छोड़ के पढ़ाई में, ट्यूशंस में, एकेडमीज में लग जाता है और नीट एग्जाम क्लियर करता है। लाखों बच्चे नीट एग्जाम देते हैं और मेरे ख्याल से 85 या 86,000 बच्चा नीट एग्जाम क्लियर कर पाता है। फिर सारे 5 साल वो हर महीने एग्जाम भी देता है, हर साल एग्जाम देता है। फिर उसके बाद एक नीट पीजी के लिए भी जाता है, नीट पीजी भी क्लियर करके फिर उसको एमडी एमएस में। सो एक लंबी प्रक्रिया है डॉक्टर को बनने के लिए, 15 साल। फिर उसके बाद उसको ट्रेनिंग लेने के लिए किसी अच्छे सेंटर में या कहीं काम करने के लिए जाना पड़ता है, सीनियर रेजिडेंसी करनी पड़ती है या डीएम और एमसीएच करनी पड़ती है। ये सारे स्ट्रगल और ये सारी जो मेहनत है,
करके जब वो आता है, सरकारी नौकरियों की कोई उपलब्धि ज्यादा है नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखे जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में आता है तो लोन लेके अपना अस्पताल बनाता है, जब तक 55 साल का होता है तो लोन दे के लोन फ्री होता है, फिर उसके बाद नया नया इक्विपमेंट आना शुरू हो जाता है, वो भी लेना पड़ता है। और समाज को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि वो डॉक्टर के साथ विनम्रता से पेश आएं, और यदि आपको लगता है कि कोई डॉक्टर नियमों का उल्लंघन कर रहा है, आपसे ज़्यादा चार्ज वसूल रहा है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने जाकर उसकी शिकायत भी ज़रूर करवाएं, लेकिन हिंसक होना विकल्प नहीं है। यहाँ पर मैं एक निजी बात भी साझा करना चाहूँगा। इस पूरे 1 बरस में लॉकडाउन के दौरान मैंने व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर्स के मानवीय पहलुओं को देखा। हमारे एक बड़े भाई साहब हैं, एम्स में प्रोफेसर हैं। मैंने देखा कि किस तरह से वो सहृदय रहकर मेरे जैसे तमाम लोगों की, ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे थे, और सिर्फ ऐसों की नहीं, जो परिचित हों, जो अपरिचित हैं उनकी भी। और इस पूरे दौर में अपनी निजी समस्याओं के बावजूद, क्योंकि उनके घर में भी कोई बीमार था, उनकी एम्पैथी बरकरार रही। ऐसे ही हमारे एक विद्यालय के अनुज हैं, उन्होंने भी भरपूर मदद की और बताया कि कैसे वो भारी भरकम पीपीई किट, पसीने से तरबतर, और फिर भी डॉक्टर्स लगातार रात दिन कोविड केयर सेंटर्स में काम कर रहे थे। ऐसे अपने बड़े भाई और छोटे भाई को देखकर और अपने तमाम परिजनों को देखकर जो इस मेडिकल फील्ड में है, मेरी इस पेशे के प्रति कृतज्ञता कुछ और बढ़ जाती है। ये अनायास ही नहीं होगा कि हमारे बुजुर्गों में से कभी किसी ने डॉक्टर के साथ साहब लगा दिया होगा। रिस्पेक्ट का शब्द है, आप भाई साहब कहिए या कुछ और कहिए। और एक चीज़ आपने गौर किया होगा, फिल्मों में जब भी डॉक्टर घर पे मरीज़ को देख कर जाते थे तो घर वाले उनका ब्रीफ केस उठाते थे, सूटकेस उठाते, जो भी छोटा होता है आप अपने हिसाब से तय कर लें। सूटकेस तो बड़ा होता होगा, ब्रीफ केस उठाते थे। ये भी सम्मान जताने का एक तरीका था, पर ये वो तरीका है जो हम लोग जता सकते हैं। सरकारों और संस्थानों के स्तर पर यही तरीका हो कि बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हों, ताकि इस देश के जो सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर हैं वो विदेश में ना जाएं, ना रिसर्च के लिए, ना प्रैक्टिस के लिए। इस देश के जो अस्पताल हैं उनको शानदार ढंग से संचालित किया जाए ताकि डॉक्टर्स यहीं पर रहें, और जो विदेश से पढ़कर आए डॉक्टर्स हैं उनको भी यहाँ पर लाइसेंस पाने में, परीक्षाएं पास करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो बड़े रिफॉर्म की ज़रूरत है, बड़े पॉलिसी चेंज की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। आज डॉक्टर दिवस के साथ साथ सीए दिवस भी है। हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई साहब के साथ साथ सभी सीए लोगों को प्रणाम। बहुत शक्तिशाली होते हैं ये सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारे आपके तमाम वित्तीय मसलों को चुटकी में हल करने वाले लोग। ये क्यों है आज सीए दिवस? आज ही के दिन 1 जुलाई 1949 को संसद ने कानून बनाकर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI की स्थापना की थी। ICAI में करीब 2.5 लाख सदस्य रजिस्टर्ड है। ICAI ही सीए का कोर्स कराता है, कई परीक्षाएं आयोजित करवाता है। परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को चार्टर्ड अकाउंटेंट का लाइसेंस भी ICAI ही देता है। अभी 5 जुलाई से 30 जुलाई तक सीए की अलग अलग परीक्षाएं आयोजित होनी है। कोरोना महामारी को देखते हुए काफ़ी अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम स्थगित कराने की मांग की। अभ्यर्थियों का एक धड़ा एग्ज़ाम कराने के पक्ष में भी था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। कोर्ट ने परीक्षा स्थगित करने से इनकार किया। कहा कि ऐसे अभ्यर्थी जो कोरोना संक्रमित हैं या उनके परिजन इस बीमारी से जूझ रहे हैं, वो एग्ज़ाम से ऑप्ट आउट कर सकते हैं। उन्हें नवंबर में होने वाली परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। इसे अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा, अगली परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। तो सीए के बंधु बांधवों, अब तो एक ही रास्ता है कि परीक्षा दे दी जाए। आपको परीक्षा के लिए शुभकामनाएं, और जो सीए बन चुके हैं, पूरे सीए बन गए हैं, उन्हें खूब बधाई। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।